हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो अपने ऑन टाइम हाई से 15% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ खड़ा है। ये स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट है। इसका पी रेशियो जो है वो 28 से ज्यादा होने के बावजूद इसका पी रेशियो जो है वो 1 के नीचे है। और सबसे खास बात ये है कि इसका पिछले 3 सालों का ईपीएस ग्रोथ 47% के मैसिव लेवल पे है और सेल्स ग्रोथ 27% से भी ज्यादा है। क्या आप गेस कर सकते हैं इस अमेजिंग स्टॉक का नाम? तो ये है बजाज फाइनेंस। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसका बिजनेस मॉडल देखना बहुत जरूरी होता है। बजाज फाइनेंस का कोर बिजनेस मॉडल जो है वो लेंडिंग पर बेस्ड है। ये कंपनी मल्टीपल लोन कैटेगरीज ऑफर करती है, जिसमें पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जैसे जीरो कॉस्ट ईएमआई स्कीम, बिजनेस लोन्स, होम लोन्स और टू व्हीलर लोन्स शामिल है। इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बजाज फाइनेंस रूरल एरियाज और एसएमई सेगमेंट को भी टारगेट करती है, जिससे इसका कस्टमर बेस काफी ब्रॉड हो जाता है। और अब देखेंगे कंपनी का इंटरेस्ट इनकम और फीस इनकम। तो कंपनी की सबसे बड़ी अर्निंग जो है वो इंटरेस्ट इनकम से आती है, जो इन लोन्स पर चार्ज किया जाता है। इन एडिशन टू इंटरेस्ट, कंपनी प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट चार्जेस और प्री पेमेंट चार्जेस भी लेती है, जो इसका रेवेन्यू सिग्निफिकेंट अमाउंट तक बढ़ा देती है। हर लोन की डिसबर्समेंट पर एक वन टाइम प्रोसेसिंग फी लगती है, जो कंपनी के अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा होता है। अब हम कंपनी का ईएमआई नेटवर्क और मर्चेंट फीस की बात करेंगे। बजाज फाइनेंस का एक यूनिक बिजनेस मॉडल इसका ईएमआई नेटवर्क है। इस नेटवर्क के थ्रू कस्टमर जीरो कॉस्ट ईएमआई पर इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स खरीद सकते हैं। भले ही कस्टमर से इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, लेकिन कंपनी मर्चेंट से फीस चार्ज करती है, जो इसका एक और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्स है। कंपनी के पार्टनरशिप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेल स्टोर के साथ भी होते हैं, जिससे इनका मर्चेंट नेटवर्क और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्रॉस सेल करके भी रेवेन्यू अर्न करती है। अगर किसी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया है तो बजाज फाइनेंस उनको पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है। तो ये क्रॉस सेलिंग मॉडल कंपनी के रेवेन्यू को काफी डाइवर्सिफाई कर देता है। इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स को बेचकर भी कंपनी कमीशन अर्न करती है। बजाज फाइनेंस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि बजाज फिनसर्व ऐप के थ्रू कस्टमर्स को कन्वीनियंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी अपने फंड्स को फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके भी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करती है। बजाज फाइनेंस का कोर प्रॉफिटेबिलिटी इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन दैट इज निम है। ये मार्जिन बेसिकली उस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है जो कंपनी को लोन पर चार्ज किया गया इंटरेस्ट और उसकी खुद की कॉस्ट ऑफ फंड के बीच का होता है। कम इंटरेस्ट पर बोरो करके और हाई इंटरेस्ट पर लोन देने से कंपनी एक अच्छा मार्जिन जनरेट करती है, जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करता है। तो अब हमने बिजनेस मॉडल को एनालाइज कर लिया है, जिससे हमें समझ में आ गया है कि बजाज फाइनेंस एक डाइवर्सिफाइड लेंडिंग पोर्टफोलियो, क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी और इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करती है। किसी भी कंपनी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कंपनी के कुछ नंबर्स। कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से ज्यादा है, मतलब ये एक लार्ज कैप कैटेगरी वाला स्टॉक है। जैसे कि हमने पहले देखा था, बजाज फाइनेंस का पिछले 3 सालों का ईपीएस ग्रोथ 47% रहा है, जो बहुत मैसिव है। और साथ ही इसका 3 सालों का एवरेज सेल्स ग्रोथ 27% से भी ज्यादा है। यानी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इंप्रेसिव रही है। और हाँ, ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, तो ग्रोथ और इनकम का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक और इम्पोर्टेंट मेट्रिक जो हमें देखना होता है वो है बजाज फाइनेंस का पीजी रेशियो जो है वो 1 के नीचे है, जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी अपने हाई पीई के बावजूद अंडरवैल्यूड हो सकती है जब हम ग्रोथ को कंसिडर कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 24% का सीएजीआर रहा है, जबकि 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 27% है। ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स ग्रोथ 31% है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा रहा है। 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 29%, 3 इयर्स का 48% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है वो 21% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 5 साल रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज 20 रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दैट इज आरओई जो है वो 20% है, 3 इयर्स का 21% है और ट्रेलिंग 12 मंथ का 22% है, जो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन पिछले 5 साल से आप देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो सीएजीआर 11% से बढ़ा है, जबकि पास्ट 3 इयर्स में इन्होंने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किए हैं और पास्ट 1 ईयर में उन्होंने -13% रिटर्न जनरेट किए हैं।
बहुत ज्यादा रिटर्न के पोटेंशियल्स यहाँ पे है, लेकिन हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आएगा कि इसका आगे का पाथ कैसे रहने वाला है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे। परफॉर्मेंस मे नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, द विजन एंड गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफन एलिमिनेट द ट्रू पाथ अहेड। कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि फ्यूचर को इंडिकेट करे, लेकिन मैनेजमेंट का आउटलुक और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इसका पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी डिफाइन करती है। यही वजह है कि मैनेजमेंट कमेंट्री समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में जो पॉजिटिव व्यू इंडस्ट्री और कंपनी के फ्यूचर को लेकर रख रही है, उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि वो अपकमिंग चैलेंजेस को कैसे टैकल करेंगे और किस डायरेक्शन में ग्रोथ देख रहे हैं। और ये इनसाइट हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। हमने देखा है कि कंपनी ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में कोई भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए हैं। अभी भी अगर आप देखो तो स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश है। 5 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेजेस ने डाउनवर्ड क्रॉसओवर दिखाया है, जो इस बात का सिग्नल दे रहा है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। मीडियम टर्म में मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेजेस के बीच एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मीडियम टर्म में थोड़ी रिकवरी हो सकती है, लेकिन अभी भी ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो कॉशियस है। लॉन्ग टर्म में 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच एक बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक स्टेबल हो सकता है, लेकिन अभी भी करंट प्राइस एक्शन ओवरऑल बेरिश ही है। इन्वेस्टर्स के लिए सलाह यह है कि वे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाएं या स्टॉक एसआईपी दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। इससे वे मार्केट की वोलेटिलिटी को मैनेज कर सकेंगे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फायदा उठा सकेंगे। लॉन्ग टर्म आउटलुक स्टेबल है, इसलिए डिप में खरीदना एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। कीप लर्निंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ऐसे और कौन सी कंपनी का एनालिसिस देखना चाहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम।